हेलो गाइस, दिस इज़ सौरभ एंड वेलकम टू माय चैनल अध्ययन। तो आज जो मेरे चैनल में जो टॉपिक डिस्कस करूँगा वो है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट एंड दिस इज़ द थर्ड टॉपिक इन द सिलेबस। और आप लोग ये टॉपिक लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इस टॉपिक डिस्कस करने के बाद लास्ट में मैं इस टॉपिक के ऊपर जो इम्पोर्टेंट नोट्स होगा वो शॉर्ट करके आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो वो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के पहले आज कौन से टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इस चैप्टर में जो टॉपिक आज डिस्कस करूँगा पूरा वीडियो में वो है हेरिडिटी, व्हाट इज़ हेरिडिटी, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट एंड आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विंस के बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ नेचर वर्सेस नर्चर, नेचर क्या होता है और नर्चर क्या होता है ये इसके बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ लॉज ऑफ हेरिडिटी और एजुकेशनल इम्प्लीमेंट, इस चैप्टर का एजुकेशनल इम्प्लीमेंट क्या है वो जानेंगे। ठीक है, तो ये 6 टॉपिक के ऊपर आज पूरा का पूरा वीडियो डिस्कस करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हेरिडिटी क्या है, व्हाट इज़ हेरिडिटी। देखिए, ऑल द क्वालिटीज दैट ए चाइल्ड हैज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। मतलब क्या है, कॉन्सेप्शन के टाइम जब एक बच्चा गर्भावस्था में रहता है तभी वो उसके पेरेंट्स से और उसके फोरफादर से, ग्रैंडफादर से, ग्रैंडमदर से, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक थ्रू जीन और क्रोमोजोम से वो अपने कैरेक्टर में ले आता है, अपने शरीर में ले आता है, वही होता है हेरिडिटी। ठीक है, उसके बाद ए पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए आप लोग। एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स कॉज फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। द फर्टिलाइज एग इज नोन एज जाइगट। जाइगट कितने जाइगट होता है, मतलब मेल में और फीमेल में 23 जो जोड़े में क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। यहाँ पर 23 जोड़े में, यहाँ पर 23 जोड़े में क्रोमोसोम होता है। उसके अंदर 44 मतलब 22 जोड़े, जो 22 पेयर्स क्या क्रोमोसोम क्या है, ऑटोसोम है। ऑटोसोम मतलब क्या है, एक ही है। ठीक है, मगर एक जो 23 नंबर ऑफ 23 जो क्रोमोसोम है, 23 नंबर का जो क्रोमोसोम है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। मतलब फीमेल में XX गैमेट रहता है और मेल में XY गैमेट रहता है। जब ओवम में मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवरी जब आता है, दोनों एक साथ यूनियन होता है, दो मिलते हैं, तब अगर मेल से X वाला गैमेट आ जाए और फीमेल में तो XX ही है, तो तब हो जाएगा ये फीमेल चाइल्ड। और अगर Y आ जाएगा तो और फीमेल में तो सब पहले से ही XX है, तो XY होकर हो जाएगा मेल चाइल्ड। मतलब एक बच्चे का सेक्स क्या होगा, मतलब वो फीमेल होगा या मेल होगा, वो डिपेंड करता है मेल के ऊपर। ठीक है, और जाइगट क्या होता है, जब स्पर्म और ओवरी जब ओवम में उसका यूनियन होता है, मतलब मिलन होता है, तब जो एग, मतलब जो गैमेट, जो एग फर्टिलाइज्ड होता है उसको जाइगट कहलाता है। ये जाइगट एक बच्चे में उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका रंग, उसका आंखें, उसका जो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक और बहुत कुछ में इफेक्ट करता है। और देखिए, क्रोमोसोम और हेरिडिटी क्या है ना, हेरिडिटी एक बच्चे का पर्सनालिटी का एक बेस तैयार कर देता है। ठीक है, एक बेस तैयार कर देता है हेरिडिटी एक बच्चे का। तो ये है हेरिडिटी, जो फादर से, हम लोगों का पेरेंट्स से और फोर फादर से, ग्रैंडमदर से, ग्रैंडफादर से जो
इनहेरिट करता है एक बच्चा और उसके कैरेक्टर में वो दिख जाता है, उसके शरीर में वो दिख जाता है, वही होता है हेरिडिटी। आप जान लेते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। देखिए व्हाट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी अपने आप से बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है। पकड़ लीजिए एक बच्चे में हेरिडिटी बहुत अच्छा आ गया, उसका फिजिक भी अच्छा आ गया, मगर उसका एनवायरनमेंट अगर ठीक ठाक नहीं होगा तो वो पूरा के पूरा कैरेक्टरिस्टिक और हेरिडिटी में वो जो पाया है वो सब बेकार जा सकता है। तो एनवायरनमेंट क्या है, हम लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये पढ़ा है, हमारे आसपास जो चीज़ें हैं जो हम लोग देख सकते हैं वो एनवायरनमेंट होता है। सही चीज़ है, वो होता है फिजिकल एनवायरनमेंट। सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट ही एनवायरनमेंट नहीं होता, उसके साथ साथ सोशल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, पॉलिटिकल, कल्चरल जो सब चीज़ जो एक बच्चे के जीवन पे ऊपर इफेक्ट कर सकता है वो होता है एनवायरनमेंट, सिवा जीन्स और क्रोमोसोम। जीन्स और क्रोमोसोम क्या होता है, वो हेरिडिटी के अंदर आ जाता है। इसके सिवा जो चीज़ एक बच्चे के ऊपर इफेक्ट कर सकता है वो सब कुछ क्या होता है, एनवायरनमेंट होता है। एक बच्चे का नर्चर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। नर्चर करने पे अगर उसका नर्चर ठीक से हुआ है, उसका ठीक ठाक इन्वायरमेंट में नर्चर हुआ है तो वो जीवन में बहुत ही आगे जा सकता है। मगर अगर उसका हेरिडिटी ठीक ठाक आ गया, हेरिडिटी सब बहुत अच्छा आ गया, मगर उसका ठीक ठाक इन्वायरमेंट मतलब ठीक ठाक पर्यावरण में उसका अगर नर्चर नहीं हुआ तो वो सब कुछ बेकार जा सकता है। और एक टीचर का रोल क्या हो सकता है, एक टीचर का रोल वो होता है कि एक चाइल्ड को, एक बच्चे को वो ठीक ठाक मेंटल सपोर्ट करे, उसका मेंटल एनवायरनमेंट, उसका मेंटल हेल्थ ठीक रखे। अगर उसका मेंटल एनवायरनमेंट ठीक रहेगा तो वो बच्चे का डेवलपमेंट, विकास में बहुत ही आसान होगा। तो एक टीचर का रोल यही होता है कि उसका मेंटल हेल्थ की ख्याल रखे, उसका मेंटल एनवायरनमेंट, उसके आसपास जो एनवायरनमेंट है वो ठीक ठाक रखे, तो उस बच्चे का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा होगा। तो यही होता है एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी आपस में जुड़ा हुआ है। आप बात करते हैं आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस के बारे में। आजकल आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस के बारे में बहुत क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। तो सबसे पहले आइडेंटिकल ट्विंस की जो अलग नाम है वो है मोनोजाइगोटिक। मोनो की मतलब आप जानते हैं, मोनो की मतलब है वन, मतलब एक सेल फर्टिलाइज होकर वन ओवम में जो ट्विंस डेवलप करता है उसको आइडेंटिकल ट्विंस कहता है। उसके साथ साथ रिजेंबल इज अदर एंड ऑलवेज सेम सेक्स, मतलब ये जो ट्विंस होता है ये सेम सेक्स का ही होता है, मतलब टू ब्रदर्स और टू सिस्टर्स वो होता है। उसके साथ साथ उसका आइडेंटिकल जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो लगभग सेम होता है, एकदम एक दिखता है, एक रंग भी एक होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक भी एक होता है, मतलब सब कुछ लगभग सेम ही होता है। और जो सेकंड आता है वो है फ्रेटर्नल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस की अलग जो नाम है वो है डायाजाइगोटिक, मतलब क्या है, टू सेल्स फर्टिलाइज होकर टू ओवम, सेपरेट ओवम में ये ट्विंस डेवलप होता है। ठीक है, और क्या मोस्टली जस्ट ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब मोस्टली क्या होता है, एक ब्रदर और एक सिस्टर्स, ये वाला ट्विंस जो होता है ये फ्रेटर्नल ट्विंस होता है। मगर सेम सेक्स भी हो सकता है, मगर उन लोगों का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है लगभग अलग होता है, वो दिखने में भी अलग होता है, उसका रंग, उसका और जो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक, उसका इंटेलेक्ट लगभग अलग होता है फ्रेटर्नल ट्विंस के लिए। तो ये है आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस की बीच डिफरेंसेस। आप जान लेते हैं नेचर वर्सेस नर्चर के बारे में। नेचर क्या होता है, नेचर मतलब जो आप एक बच्चे हेरिडिटी से पाता है, हेरिडिटी से वो
गेन करता है वो होता है नेचर। उसका कैरेक्टर क्या होगा, उसका बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, उसका मेंटल सिचुएशन क्या होगा, ये सब कुछ बहुत हद तक हेरिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जो होता है नेचर मतलब उसका प्रकृति क्या है ये डिपेंड करता है हेरिडिटी के ऊपर। और नर्चर क्या होता है, नर्चर होता है एनवायरनमेंट, मतलब एक बच्चे जन्म के बाद वो किस पर्यावरण में बड़ा हो रहा है, उसका आसपास कौन कौन रहता है, उसके आसपास क्या एनवायरनमेंट है, उसके जीवन के ऊपर उसके आसपास के लोग, उसका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो वो होता है नर्चर, मतलब कैसे उसको बड़ा कर रहा है किस एनवायरनमेंट पे। ठीक है, तो और देखिए हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट। एक देखिए पूरा डेवलपमेंट की चैप्टर एक लाइन में ही डिफाइन हो गया। क्या, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की मल्टीप्लिकेशन ही होता है डेवलपमेंट, मतलब दोनों मिलकर ही होता है डेवलपमेंट। एक कौन कहा है, ये कहा है वुडवर्थ ने, ये कहा है कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों मिलके ही होता है डेवलपमेंट। उसके बाद देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, कुछ नहीं है। हेरिडिटी क्या है, टोटली बायोलॉजिकल, हेरिडिटी डिफाइंड टोटली बायोलॉजिकल ट्रांसमिटेड फैक्टर। ठीक है, उसके बाद है एनवायरनमेंट जो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, मतलब एक बच्चे का बिहेवियर क्या होगा, वो कैसे जीवन में आगे बढ़ेगा, वो डिपेंड करता है उसके आसपास उसके एनवायरनमेंट के ऊपर, उस कौन एनवायरनमेंट में वो पाली बड़ी है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू वुड्सवर्थ, पहले ही आप लोगों को कह चुका हूँ मैं, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट। ये जो थ्योरी है ये वुडवर्थ ने दिया हुआ है और यही थ्योरी ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। चलिए आगे जान लेते हैं लॉज ऑफ हेरिडिटी के बारे में। लॉज ऑफ हेरिडिटी प्रोफाउंडेड बाय जोहान ग्रेगर मेंडल इन 1866। जोहान ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ हेरिडिटी भी कहलाता है। ठीक है, उन्होंने हेरिडिटी के 2 लॉज दिया हुआ है। उसके अंदर आता है सबसे पहले लॉज ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस, दूसरा आता है लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट एस्टॉर्टमेंट। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं लॉज ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस क्या है ना। इफ द ट्रेट्स ऑफ वन जेन आर नॉट मैनिफेस्ट इन वन जनरेशन इट डज नॉट मीन दैट दे डाई। मतलब क्या है, अगर एक ट्रेट एक जनरेशन से अदर जनरेशन में ट्रांसफ़र हो गया, मतलब एक्वायर हो गया, मगर उस जनरेशन में वो पूरा के पूरा शांत हो गया, मतलब उस जनरेशन में वो दिखाई नहीं, मगर उसका नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रेट दिख गया। एग्जाम्पल की और बोल सकते हैं, पकड़ लीजिए आपके दादाजी को एक बीमारी था, कुछ परेशानी था, आपके फादर में अंदर उस बीमारी और उस परेशानी दिखा नहीं, वो पूरा के पूरा शांत हो गया, मगर आपके अंदर वही बीमारी और वही परेशानी आ गया। मतलब क्या है कि जीन एक जनरेशन से अदर जनरेशन पे ट्रांसफर तो हो गया, मगर जो मिडिल में जो जनरेशन था वहाँ पर वो शांत बैठ गया, मगर आपके अंदर वो जीन दिख गया। ठीक है, तो ये होता है लॉज ऑफ सेग्रीगेशन और डोमिनेंस, मतलब एक जनरेशन छोड़कर दूसरे जनरेशन में वो डोमिनेंस हो गया। ठीक है, सेकेंड आता है लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट एस्टॉर्टमेंट। इसका मतलब क्या है देख लीजिए, द लॉज एक्सप्लेनेशन दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन जेनेटिक ट्रेट डज नॉट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर ट्रेट। मतलब एक ट्रेट दूसरे ट्रेट को इन्फ्लुएंस कर नहीं सकता। पकड़ लीजिए आपके फैमिली में सब लोग लंबा है, सबका हाइट ज़्यादा है, मगर आपका हाइट थोड़ा बहुत कम है, मगर आप लोग लगभग एक ही दिखते हो, मतलब आप लोग एक ही दिखते हो, आपका कैरेक्टरिस्टिक लगभग एक ही है, मगर एक ट्रेट जो आप लोग आपका फैमिली में सब लोगों का हाइट ज़्यादा है, आपका छोटा है, ये हो गया लॉस ऑफ इंडिपेंडेंट एस्टॉर्टमेंट। मतलब एक ट्रेट दूसरे ट्रेट को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक का जो लास्ट पॉइंट है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन वो पढ़ लेते हैं।
देखिए, टीचर मस्ट प्रोवाइड ए कॉग्निकल एटमोसफियर फॉर द स्टूडेंट्स एंड ट्रीट देम इक्वली। इसका मतलब क्या है, टीचर का काम ही होता है कि क्लासरूम के अंदर और वो जहाँ पर पढ़ा रहा है वहाँ पर एक ऐसा एटमोसफियर क्रिएट करना है जहाँ पर इंडिविजुअल स्टूडेंट क्या कर सकता है, वो ठीक से उसका मेंटल हेल्थ ठीक रहे, उसका जो मेंटल कंडीशन है वो उसका डेवलपमेंट ठीक से हो सके। और एक टीचर का काम ये भी होता है, वो हर स्टूडेंट को इक्वली ट्रीट करता है, कोई भेदभाव नहीं करता, वो ईच एंड एवरी स्टूडेंट को इक्वली ट्रीट करता है। उसके साथ साथ सेकंड पॉइंट देखिए, द नॉलेज ऑफ बोथ द फैक्टर्स विल हेल्प द टीचर इन फाइंडिंग आउट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसका मतलब होता है, अगर टीचर को हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में ठीक से पता होगा, पूरा के पूरा ज्ञान होगा, तो वो क्लास के अंदर हर स्टूडेंट का जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो आसानी से फाइंड कर सकेंगे, आसानी से खोज सकेंगे। अगर वो आसानी से खोज सके तो वो अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग लेसन प्लान कर सकते हैं, अलग अलग पढ़ाने का स्टाइल इस्तेमाल कर सकते हैं और आसानी से पूरे क्लास के लिए वो लेसन प्लान कर सकता है। तो यही तक थे, और ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियो के लास्ट में ही आपको पूरा चैप्टर की नोट्स शॉर्ट करके मैं प्रोवाइड करूँगा। चाहे तो आप लोग वो नोट कर सकते हैं और वो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन पे जो टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करूंगा वो है सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन। दिस इज़ द 4th टॉपिक इन द सीटेड सिलेबस, ठीक है। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ साथ लाइक और शेयर भी कर देना। और अगर आप लोगों का कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन का आकर कमेंट भी कर देना। तो तब तक के लिए अच्छे रहिए, खुश रहिए और सेफ रहिए। नमस्ते।